बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर के तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, पावर फैक्टर्स, एवरेज और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको इसी लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए हों या आप इसका कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स जल्दी से और ऑटोमेटिकली मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट और हमारा सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह से है, हाउ डू वी फाइंड द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, एक्सप्लेन। जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसकी वजाहत की जाए। भाई जो टोटल जो फाइनल आंसर आता है जिन्होंने असं नतीजा कहने हैं वो जी अनसर्टेनिटी है उन्होंने किमें कैलकुलेट किया जाता है, किमें फाइंड आउट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाए। तो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी की जब हम बात करते हैं तो जो टोटल अनसर्टेनिटी है या एरर है उसको असेस करने के लिए, यानी उसका पता लगाने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उस कैलकुलेशन में जितने भी फैक्टर्स, जितनी भी चीज़ें शामिल हैं उन सारी चीज़ों की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करके पहले इसे रख लिया जाए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी दो तरह की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरी होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे बेहतरी और सबसे ज़रूरी तरीका यह है कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको निकाल के रख लिया जाए। अच्छा, अब दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी या एरर हो सकता है किसी भी फाइनल रिजल्ट के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं ये उस कैलकुलेशन की नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि बाद दफ़ा हमें चीज़ों को ऐड करना होता है, बाद दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है, बाद दफ़ा हमें कोई फार्मूला लगाना होता है जिसमें पावर फैक्टर होता है, बाद दफ़ा हमें बहुत सारी मेजरमेंट्स की एवरेज लेना होती है और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपने देखा नेचर, ये है नेचर का मतलब। जिस तरह की कैलकुलेशन की नेचर होगी उस कैलकुलेशन के नतीजे में आने वाले फाइनल रिजल्ट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी मुख्तलिफ होगा। तो ये है इस बात का मतलब। मैं ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है या एरर होता है किसी भी फाइनल रिजल्ट के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जितनी भी चीज़ें उस कैलकुलेशन में शामिल हैं, सबकी अनसर्टेनिटीज निकाल के रख ली जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी हो सकती है किसी भी फाइनल रिजल्ट के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं और ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं उस कैलकुलेशन की नेचर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। और कैलकुलेशन की नेचर से क्या मुराद है? कैलकुलेशन की नेचर से मुराद है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर फैक्टर, एवरेज या फिर टाइमिंग अनसर्टेनिटी या टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब हम इनमें से हर एक चीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे और हमारा दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वैल्यूज। जो पीछे हमने डिफरेंट नेचर्स पढ़ी उसमें से सबसे पहली चीज़ हमने उठा ली कि जब चीज़ों को ऐड करेंगे या फिर चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने का मतलब समझते हैं ना आप, चीज़ों को जमा करना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को माइनस करना, मनफी करना। तो भाई इसका रूल सुन लें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जब हम चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उस फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये है कि जितनी भी चीज़ें इस कैलकुलेशन में शामिल थी उन सब की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लिया जाए। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस के बराबर होती है। अच्छा, अब हम यहाँ समझाने की गरज से मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक का नाम x1 है जबकि दूसरे का नाम x2 है। ये दोनों डिस्टेंसेस हैं।
x1 जो है ये है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और x2 है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी मजे की बात बता दूं, आप ये प्लस माइनस से पहले जो है ये मेजर्ड वैल्यू है, और प्लस माइनस के बाद जो चीज है ये उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जो कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस के बराबर होती है। अब ये कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर किस चीज का लीस्ट काउंट है? मीटर रॉड का। तो आप लीस्ट काउंट से या उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है कौन सी डिवाइस के साथ ली गई है। अब अगर मुझे ना भी पता हो, जैसे मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लीस्ट काउंट से बता सकता हूँ कि ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं ये मीटर रॉड के साथ ली गई हैं, क्योंकि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, अब इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करना सिंपल, सीधा सीधा, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं 5th स्टैंडर्ड्स में, x1 प्लस x2, दोनों वैल्यूज ऐड होंगी 10.5 प्लस 26.5, ये सीधी सीधी ऐड हो जाएंगे, और इसी तरह प्लस माइनस दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी सीधी सीधी ऐड हो जाएंगी 0.1 प्लस 0.1, क्योंकि रूल ये कहता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाएगा। अच्छा, अब जब आप 10.5 में 26.8 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 37.3, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 कितने हो गए? 0.2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा जो मेजर्ड वैल्यूज थी वो अलग से ऐड हो गई, और उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए आपने दोनों जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी उनको अलग से ऐड कर लिया। अब ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, और ये है इसके अंदर अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, तो फिर आप बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। चूंकि अब x2 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो x2 में से x1 को माइनस करते हैं, तो x2 माइनस x1, उसी तरह 26.8 में से 10.5 माइनस हो जाएंगे, लेकिन अनसर्टेनिटीज अब की बार भी प्लस ही होंगी। जो चीज़ें आपने प्लस की वो क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, जबकि जो माइनस की वो क्या है? जो मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो 26.8 में से माइनस किया 10.5 को, प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दोनों दफा ऐड हो गई। तो 26.8 में से जब आप 10.5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कोई 16.3, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 ऐड हो गए, कितनी हो गई? 0.2। अब यहाँ जरा मैं कंक्लूड कर लूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चीज़ों को या डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो फाइनल आंसर आता है उस आंसर में जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए आपको गिवन वैल्यूज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होगा दोनों दफा। चाहे आप ऐड कर रहे हो वैल्यूज को या चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको गिवन वैल्यूज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है दोनों दफा। तो अब मेरे ख्याल में आप बात बहुत वाज़ेह हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी व्हाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वैल्यूज। अब हम नेचर को चेंज कर रहे हैं। पहले हमने प्लस और माइनस की बात की, अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेंगे। तो जब हम चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है, तो इसका रूल सुन ले भाई। जब चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करना, बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। सो रूल ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करें। यहाँ फिर मैं एग्जाम्पल के साथ बात समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कहाँ से? पोटेंशियल और करंट की मेजरमेंट से। ये वाला जो ओहम्स लॉ होता है ना, R = V/I, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल और करंट की मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो पोटेंशियल हमारे पास कितना है? 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स। अच्छा, अब प्लस माइनस इसका ज़रा ध्यान रहे। पहले वाली जो चीज़ है ये क्या? मेजर्ड वैल्यू। इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है और पॉइंट के पहले एक डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2। प्लस माइनस इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब करंट जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2, 0.84। प्लस माइनस उसकी लीस्ट काउंट में या उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसमें लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर से कितने? 1। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ना ही ये वाला 0 और ना ही ये वाला 0 था। अच्छा, अब हमें
क्या उसने कहा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो इसलिए अब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी पड़ेंगी दोनों में अलग अलग। तो पोटेंशियल में अलग और करंट में अलग से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का तरीका पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो लीस्ट काउंट कितना है 0.1 प्लस डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अच्छा, अब इसमें यूनिट्स इसलिए नहीं लगाए कि यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2%। इसका मतलब है जो पोटेंशियल की मेजरमेंट है उसमें 2% अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे करंट में, तो उसी तरह फिर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो लीस्ट काउंट कितना है इसमें 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो जब आप सारी चीजें कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आएगा 6%। तो अब हमने जो चीजें इन्वॉल्व थी कैलकुलेशन में या इन्वॉल्व होने वाली हैं उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमने पहले से निकाल के रख ली हैं। तो एक का आंसर आया 2% और दूसरे का आंसर आया 6%। तो अब बात समझ में आ रही है ना। अब हम क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, यानी 2 + 6 कितने हो जाएंगे 8%। तो जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी 8%। अच्छा, अब देख लेते हैं इसको मजीद सॉल्व करते। रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय ओहम्स लॉ, V/I। V कितने हैं 5.2 वोल्ट्स और करंट कितनी है 0.84 एम्पेयर। तो जब वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर ओहम के बराबर होता है, ओहम क्या है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब आप 5.2 को 0.84 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.19 ओहम। और इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो वोल्टेज में वो भी 2 है और करंट में भी 2 है, लिहाजा हम इसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। तो ये जो 9 है इसको ड्रॉप करेंगे तो 9 जो है 1 को 2 कर देगा, तो इस तरह ये बन जाएगा 6.2 ओहम। ये क्या बन गया हमारे पास, ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अच्छा, अब रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे, मैंने जैसे पहले बताया कि दोनों अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करेंगे, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, दोनों को ऐड किया 2% + 6%, तो आंसर कितना आया 8%। अब जरा सांस ले लें और बात को समझ लें कि ये है हमारा आंसर 6.2 ओहम और इस आंसर में 8% अनसर्टेनिटी है, 8% अनसर्टेनिटी है। अब इस आंसर को लिखने की बारी है, तो कैसे लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R = 6.2 ओहम विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। तो इसका आंसर का ये हमने अभी किस फॉर्म में लिखा है, वर्ड फॉर्म में। अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखा, अभी हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिखा। हम ये कह रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस है 6.2 ओहम और इस आंसर में 8% अनसर्टेनिटी है। अब इस आंसर का 8% हमें निकालना पड़ेगा। तो जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा। 6.2 एज इट इज प्लस माइनस 6.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो जब भी हमने किसी चीज का कुछ परसेंट निकालना होता है तो हम पहले उस चीज को, जैसे 6.2 का 8% निकालना है तो पहले हम 6.2 को 100 से डिवाइड करेंगे और फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर पता कितना बनेगा 0.496। तो उसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर आंसर कितना आएगा 0.5 ओहम। तो भाई ये है हमारा आंसर। जो गिवन वैल्यूज थी उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, लिहाजा जो आंसर है उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जो गिवन वैल्यूज थी उनमें जो लीस्ट काउंट था दोनों का, उनमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर था। तो इसलिए जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है उसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। 6.2 ± 0.5 ओम। तो ये है भाई हमारा आंसर, उसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीजन की है, हमने वोल्टेज को करंट के साथ डिवाइड किया है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ वैल्यूज आपके सामने रख रहा हूँ। एक रेक्टेंगुलर है, उसकी लेंथ दी हुई है 11.2
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ दी हुई है 12.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करें, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और फिर दोनों की वैल्यूज में लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर आप आंसर लिखना और फिर दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना तो आपको मिल जाएगा कि भाई ये आंसर है और इसमें इतने परसेंट अनसर्टेनिटी है, और फिर जो आंसर आएगा उसके उतने परसेंट अनसर्टेनिटी आपने निकाल लेनी है। ये आपने खुद करना है और आपने मुझे रिप्लाई करना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपसे ये हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो मैं फिर भी आपकी हेल्प करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये कैसे करना है, लेकिन आई होप कि आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारे 2 रूल मुकम्मल हो गए। अब हम रूल नंबर 3 पे जाने लगे। हाउ डू वी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स वेयर पावर फैक्टर आर इन्वॉल्व। जैसे मैं पहले कह रहा था कि बाद दफ़ा हम सीधा सीधा प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम कोई फार्मूला लगाते हैं और उस फार्मूले में कोई ना कोई पावर इन्वॉल्व होती है, कहीं स्क्वायर होता है, कहीं क्यूब होता है। तो फिर इस सूरत में हम अनसर्टेनिटी को कैसे निकालेंगे? इस सूरत में अनसर्टेनिटी को निकालने का तरीका ये होता है कि पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली जाए और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जितनी भी पावर उस फार्मूले में इन्वॉल्व होती है, तो उससे हमें टोटल अनसर्टेनिटी मिल जाएगी किसी भी चीज़ की। जैसे मिसाल के तौर पर हम सफ़ियर जो होता है, सफ़ियर, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ये है जी सफ़ियर, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4 और 3 और पाई सारे कांस्टेंट्स हैं और एक ही चीज़ इसमें वेरिएबल है, दैट इज आर। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सफ़ियर। अच्छा, आप लेट कर लेते हैं कि जो ये सफ़ियर है इसका रेडियस कितना है, 2.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ज़रा इस वैल्यू को गौर से देखें, सांस लें, एक ठंडा सा सांस लें और दिमाग को ठंडा करें, और ज़रा इस वैल्यू को देखें और मुझे बताएं कि इस वैल्यू में लीस्ट काउंट क्या बता रहा है, कि ये मेजरमेंट किस डिवाइस के साथ ली गई है। ज़रा लीस्ट काउंट देखें कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। और ये किसका लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड का? नो। वर्नियर कैलिपर का या स्क्रू गेज का? वर्नियर कैलिपर का। तो ये जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो हमें बता देगा कि ये मेजरमेंट हमने कौन सी डिवाइस के साथ ली हुई है। अच्छा, आप ज़रा इसमें भी देख लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद देख लें। मेजरमेंट में 2.25 तो कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और लीस्ट काउंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 है। तो इस तरह हमारे पास जो मेजरमेंट है, जो मेजर्ड वैल्यू है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और उसके लीस्ट काउंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में रेडियस की वैल्यू रखेंगे और उसका क्यूब लेंगे, आंसर आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर की जगह 2.25। अभी हम सिर्फ वैल्यू लगा रहे हैं, सेंटीमीटर, और उसका ऊपर क्यूब, तो आंसर आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। ये जब आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज लगा के उसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा 47.689। अब जरा गिवन वैल्यू को देखें, गिवन वैल्यू क्या है, 2.25। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3। तो हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 ही होनी चाहिए। इसका मतलब मैं पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रखने वाला हूँ, बाकी डिजिट्स को ड्रॉप करूंगा। तो 9 से शुरू करूंगा, 9 को जब ड्रॉप करूंगा तो 8 क्या हो जाएगा, 9, और जब इस 9 को ड्रॉप करूंगा तो ये वाला 6 क्या हो जाएगा, 7। तो इस तरह जो हमारी वैल्यू बनेगी वो होगी 47.7। अच्छा, अब इस वैल्यू के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, यानी वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। अब आप जरा देखें कि जो फार्मूला है उसमें एक ही पावर इन्वॉल्व है और वो कितनी है, 3, और वो किसके ऊपर है, आर के ऊपर। तो इसका मतलब है हम पहले रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की टोटल अनसर्टेनिटी हमें मिल जाएगी। अच्छा, आप जरा देखें कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। अच्छा, अब लीस्ट काउंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती, प्लस माइनस के बाद जो भी लिखा होता है ये लीस्ट काउंट होता है, और इसको प्लस माइनस के पहले वाले लिखे हुए जो भी होता है उसको मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस वॉल्यूम का, इस स्फीयर का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है। 3 वो वाला पावर वाला मल्टीप्लाइड बाय 0.01, उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इस सारे का आंसर आएगा 0.4%।
उसको 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.2%। एक और सांस लें। अच्छा, अब हमें रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि पावर फैक्टर उसमें जो 3 था तो हमें वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल गई कितनी, 1.2%। अब फाइनल आंसर लिखने की बारी है। फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.689, अभी मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लिखना नहीं भूलना, विद अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 1.2%। इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई हमारा पास जो ये वाला स्फीयर है इसका वॉल्यूम है 47.689 सेंटीमीटर क्यूब, और इस वैल्यू के अंदर 1.2% अनसर्टेनिटी है। जैसे मैंने पहले बताया कि 1.2% निकालने का तरीका क्या होता है। अच्छा, आप इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 47.7 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 ये वाले हो गए और एक पॉइंट के बाद वाला हो गया, प्लस माइनस 47.7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। जैसे मैंने बताया किसी भी चीज का जब हमने कोई परसेंटेज निकालना होता है तो उसको पहले 100 से डिवाइड करते हैं और फिर उस उतने परसेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2। तो जब 47.7 को 100 से डिवाइड किया और फिर 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.57 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आप जरा शुरू से देखते हैं कि जो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स थे लीस्ट काउंट में वो कितने थे, 1, 0.01। ये देख लें, आपके सामने पड़ा हुआ है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, या डिजिट्स की तादाद भी आप कह सकते हैं 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए या एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम इसको राउंड ऑफ करने वाले हैं। जैसे हमने वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ किया, इसी तरह हम अनसर्टेनिटी को भी राउंड ऑफ करेंगे। तो जब हम ये 0.57 को राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को ड्रॉप करना है, 7 इज मोर देन 5, तो ये 5 क्या बन जाएगा, 6। ये है आपका आंसर। तो आपका ये जो वॉल्यूम है स्फीयर का, ये है 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। 47.7 इसका आंसर है और इसके पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.6। तो 47.7 इसका आंसर है और इस आंसर के अंदर 0.6 सेंटीमीटर क्यूब अनसर्टेनिटी। While rounding off, we need to keep the number of significant figures in mind. जब हम वैल्यूज को फाइनल रिजल्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हमने राउंड ऑफ करना है, तो हमें गिवन वैल्यूज के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद का हमें खास ख्याल रखना है। और शुरू से, जब से ये मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ है तब से मैं साथ साथ ये चीजें बताता चला आ रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, एक्सप्लेन। जब हम मुख्तलिफ वैल्यूज की एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज के अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे निकालते हैं, ये हमारा सवाल है। तो भाई ये देखें, जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं या हमारे पास किसी एक चीज़ की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हर वैल्यू में अनसर्टेनिटी होगी थोड़ी बहुत, बल्कि होना लाजमी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। और वो अनसर्टेनिटी कम से कम जो अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो जब हर वैल्यू के अंदर अलग अलग अनसर्टेनिटी है तो जब उन सारी वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे तो यकीनी तौर पर उस एवरेज में भी अनसर्टेनिटी होगी। ये हमने यहाँ डिस्कस करना है कि उसको कैसे निकाला जाए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले गिवन वैल्यूज का एवरेज निकाल लें। सबसे पहला काम क्या करना है कि जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उन सबको प्लस करें और टोटल उनकी तादाद के साथ डिवाइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज। दूसरा काम क्या करना है, उस एवरेज जो आंसर आए उसको बारी बारी सारी वैल्यूज में से माइनस कर लेना ताकि हमें डिफरेंस मिल जाए। ठीक है जी, दोबारा सुनिए, जो आंसर आए, एवरेज जो आंसर आए, उस एवरेज आंसर को सारी वैल्यूज में से बारी बारी माइनस करके उसका डिफरेंस निकाल के रख लेना। सो अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड। तीसरा काम, वो जो एवरेज आए, वो जो डिफरेंस आएगा, फिर उन सारे डिफरेंसेस का एवरेज निकालना है। तो वो जो एवरेज ऑफ द डिफरेंस होगा उसको हम डेविएशन का एवरेज भी कहेंगे या मीन डेविएशन भी कहेंगे। वो क्या होगी, हमारी एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी। अब इस सारी बातों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक वायर है, कोई बिजली की एक वायर है, उसकी आप उसका डायामीटर निकालते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ और आप 6 टाइम्स ये मेजरमेंट करते हैं।
तो आपके पास आंसर कितना आता है 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 और 1.21 और ये 6 वैल्यूज मिलीमीटर में है। मिलीमीटर 10⁻³ को कहते हैं, -3 मीटर, 1000वां हिस्सा 1 मीटर का। तो आपने एक वायर का डायामीटर निकाला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ, 6 दफा ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब पहला रूल क्या कहता है, एन एवरेज इज टेकन ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज, कि सारी जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज निकाला जाए और फिर उनका डिफरेंस निकाला जाए और फिर उनके डिफरेंस का एवरेज निकाला जाए। तो फिर हम फाइनल मेजरमेंट कैसे लिखेंगे, एवरेज प्लस माइनस मीन ऑफ डिफरेंस, मीन ऑफ डिफरेंस या इसको मीन ऑफ डेविएशन भी कहते हैं। तो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए सारी वैल्यूज को प्लस किया, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21। कितनी वैल्यूज हैं, 6, तो इनको 6 के साथ तकसीम कर दिया तो आंसर आया 1.21 मिलीमीटर। ये हो गया पहला काम। सबसे पहले हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को प्लस किया और उनकी टोटल जो तादाद है उसके साथ तकसीम कर दिया। तो टोटल वैल्यूज कितनी थी, 6, तो आंसर आया 1.21। अच्छा, अब इस आंसर को बारी बारी ऊपर वाली 6 वैल्यूज में से माइनस करना है और वो प्लस और माइनस नहीं लेना, सिर्फ डिफरेंस देखना है कितना है, डिफरेंस ऑफ एवरेज विद ईच मेजर्ड वैल्यू इन मिलीमीटर। अब जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें से बारी बारी हमने इसको माइनस किया, 1.20 में से माइनस किया 1.21 तो ये आंसर आया। इसी तरह 1.22 में से 1.21 को माइनस किया तो ये आया। इसी तरह इसमें से, इसमें से, इसमें से और आखिर वाली सारी वैल्यूज में से बारी बारी 1.21 मिलीमीटर को माइनस किया तो ये 6 वैल्यूज हमारे पास आई। आखिर वाली 0 है इसलिए कि ये 1.21 है और ये भी 1.2। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप बात समझ में आई ना, तो आपने कमेंट्स में भी मुझे बताना है कि आपको समझ में आया कुछ के नहीं, और आप क्या यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा भी है कि नहीं। ठीक है जी, तो ये क्या निकल आया हमारे पास, डिफरेंस, एवरेज वैल्यू का सारी वैल्यूज के साथ डिफरेंस। और अब अगला काम क्या है, इन वैल्यूज का एवरेज निकालना है, यानी ये जो डिफरेंस आया इनका हमने एवरेज निकालना है और इसको हम कहते हैं एवरेज ऑफ डिफरेंस। तो उसका क्या तरीका है, सारी वैल्यूज को प्लस किया, यानी 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0 और 6 के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो भाई आंसर कितना आया, 0.01। तो आपने देखा कि पहले गिवन वैल्यूज का एवरेज निकाला और फिर उस एवरेज को सारी वैल्यूज में से माइनस किया, डिफरेंस आ गया और फिर सारे डिफरेंस उसको प्लस किया और उसको 6 में तकसीम किया तो हमें उसका एवरेज डिफरेंस मिल गया। तो अब ये है हमारी एवरेज वैल्यू और ये है उस एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी। अब इसको लिखने की बारी है, तो कैसे लिखेंगे, Thus likely uncertainty in the mean diameter is 1.21 millimeter and is 0.01 millimeter recorded है। भाई हमारे पास जो मीन डायमीटर है वो है 1.21 और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01 मिलीमीटर, और इसको हम लिखते हैं 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। आपको याद है कि हमेशा हम अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस के बाद लिखते हैं, क्योंकि उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके हम उसकी एक रेंज निकाल सकते हैं। पता चल गया, मजा आ रहा है? आगे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की इस खूबसूरत लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लेन। कि वो जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं, स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो टाइम पीरियड होता है उस के अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सबसे आखिरी और सबसे मजे की बात है। भाई जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट होती है उसमें टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन का टाइम, उसमें एक ऑसिलेशन के टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि लीस्ट काउंट जो होता है डिवाइस का या स्टॉप वॉच का, उसको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड कर दिया जाए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम समझते हैं ना आप, जिसको आपने उसकी मीन पोजीशन से उसको थोड़ा सा डेविएट किया, ऊपर किया और छोड़ा तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है जी, उसमें पेंडुलम जो है उसकी 30 वाइब्रेशंस का हम टाइम फाइंड आउट करते हैं एक स्टॉप वॉच के साथ, जिसका लीस्ट काउंट कितने 0.1 सेकंड, और 30 वाइब्रेशंस का टाइम आता है हमारे पास 54.6 सेकंड्स। हमने निकालना है एक ऑसिलेशन का टाइम, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। उसका फार्मूला देख लें, बहुत खूबसूरत सा फार्मूला है। मैंने उस सारी चीजों को ना एक जगह सम अप कर दिया ताकि एक ही जगह आप सारा कुछ कर लें। तो पहले हमने निकाल लिया t, तो t इज इक्वल टू T30 डिवाइडेड बाई 30। अब T30 क्या है, टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस।
डिवाइडेड बाय 30 से, हम जब 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन प्लस माइनस उसमें हमें चाहिए अनसर्टेनिटी, और रूल ये कहता है कि अनसर्टेनिटी के लिए लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड कर दिया जाए। अब लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 30 और साथ यूनिट क्या आएगा, सेकंड्स। अच्छा, अब 30 वाइब्रेशन का टाइम कितना है, 54.6 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 30 प्लस माइनस लीस्ट काउंट कितना स्टॉप हुआ इसका, 0.1 सेकंड डिवाइडेड बाय 30। अच्छा बच्चे, जब आप 54.6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.82। अब जरा यहाँ वो बात याद रखें, गिवन वैल्यूज जो थी उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 3, 1, 2 और 3। तो आपने देखा हमने पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले 1 था तो पॉइंट के बाद 2 रख लिए ताकि कितने हो जाए, 3। प्लस माइनस जो 0.1 को जब आपने 30 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.003। लीस्ट काउंट जो दिया हुआ था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 1, तो इसमें भी हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहे हैं। ये 2 जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें आपने देखा जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें एक ऑसिलेशन का टाइम निकालने के लिए टोटल जो टाइम पीरियड होता है उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 30 वाइब्रेशंस का टाइम था तो इसलिए 30 से डिवाइड किया तो हमें एक ऑसिलेशन का टाइम मिल गया। फिर उस एक ऑसिलेशन के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है उसके लिए हमने लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का साथ डिवाइड किया तो हमें टोटल आंसर मिल गया 1.82 प्लस माइनस 0.003। और आंसर को लिखते दौरान मैं ये बात तीसरी या चौथी दफ़ा करने लगा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन वैल्यूज में हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में और उसके साथ आने वाली अनसर्टेनिटी में होने चाहिए। दैट्स इट। इसकी समरी पेश करने की जो है वो बारी आ गई है। और सबसे पहला रूल ये है कि जब आप चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है साथ दोनों दफ़ा। जब आप चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करें दोनों दफ़ा। फिर जब आप पावर फैक्टर में कोई फार्मूला लगा रहे हैं जिसमें पावर इन्वॉल्व है तो पहले आप उस फैक्टर उस फार्मूले के अंदर जो सी चीज़ें हैं उन सब की अनसर्टेनिटीज़ निकाल लें और फिर उनकी पावर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। और अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हों तो फिर दोनों की अनसर्टेनिटीज़ को अलग अलग निकाल के दोनों की पावर्स के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको दोनों को ऐड करना है, फिर आपको टोटल अनसर्टेनिटी मिलेगी। ठीक है, ये उस वक्त जब एक से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, जब जैसे रेडियस के साथ हाइट है या लेंथ है। इस जो हमने एग्जांपल की उसमें तो एक ही फैक्टर था ना, जस्ट रेडियस। लेकिन अगर दो चीज़ें हों तो फिर दोनों के ऊपर पावर भी हो तो फिर दोनों की अनसर्टेनिटीज़ निकालनी है, फिर दोनों को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उनको ऐड करना है। ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट था, ये रह गया था उसमें, यहाँ मैं बता रहा हूँ। फिर चौथी बात ये थी कि जब हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं एवरेज मेजरमेंट्स में तो पहले एवरेज निकालें और फिर उस एवरेज को सारी वैल्यूज में से माइनस करें तो डिफरेंस आ जाएगा और फिर उस डिफरेंस का एवरेज निकाल लें तो फिर एवरेज प्लस मीन ऑफ एवरेज तो हमें आंसर मिल जाएगा। और आखिरी बात हमने ये सीखी है कि जब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो लीस्ट काउंट को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो मिल जाती है। और आखिरी बात जो कि सारी चीज़ों में कॉमन थी वो ये थी कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना है जब आप फाइनल आंसर लिखने लगें। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो और उसके साथ आने वाली जो अनसर्टेनिटी है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी गिवन वैल्यूज के अंदर है। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस लेक्चर का और मुझे अपना फीडबैक देना मत। That's it. Thank you very much for watching and हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। हम बात करेंगे कि जो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन से क्या मुराद है और डायमेंशंस निकालने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं, दो मुख्तलिफ तरीके हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बताएंगे कि डायमेंशंस के फ़ायदे क्या हैं। डायमेंशंस के फ़ायदों से मुराद है कि डायमेंशंस के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमारा चैनल जिसका नाम अल्फा साइंस एकेडमी है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपना फीडबैक देना जो है वो मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम हाजिर होंगे इस नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।